Well, the wait for the Maharaja's homecoming is over. The Tatas have won the bid for the national carrier Air India as part of the deal. An auto aviation action in India, where the conglomerate Tata Sons is planning to buy bulk of stake in Indian operations of Malaysian low-cost carrier Air Asia. It will be happening by buying 32.67%. टाटा ग्रुप का इतिहास एक लंबे समय से चल रहा है, जो एक छोटी सी बिजनेस जर्नी से स्टार्ट होकर आज दुनिया का एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट बिजनेस ग्रुप में से एक बन गया है। इस ग्रुप की शुरुआत 1868 में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था, जो अपने सपने को सच करने और इंडिया को डेवलप करने के लिए अपनी पूरी लाइफ की मेहनत लगा दिया था। टाटा ग्रुप की कहानी 1868 में शुरू होता है, जब जमशेदजी टाटा ने मुंबई में अपना पहला टेक्सटाइल मिल द सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाया था। उनका गोल था कि वो अपने देश में एक मजबूत और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बना सके। जमशेदजी टाटा की सबसे बड़ी सोच थी कि भारत में एक ऐसा इंडस्ट्रियल बेस हो जो देश की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके और फॉरेन पावर्स के ऊपर इंडिया को डिपेंड करना ना पड़े। उन्होंने अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट गोल सेट किया था कि वो ऐसे इंडस्ट्रीज बनाएंगे जो ना सिर्फ इंडिया को फायदा पहुंचाए बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाए। उन्होंने स्टील प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और एजुकेशन के फील्ड में भी अपनी सोच को प्रोग्रेस में लेकर आए। जमशेदजी टाटा अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने 1900 के आसपास अपने सपने को सच करने के लिए अपनी इम्पोर्टेंट प्लान्स बनाए थे, जैसे कि टाटा स्टील का शुरुआत। टाटा ग्रुप का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था टाटा स्टील का एस्टेब्लिश करना। जमशेदजी टाटा का सपना था कि वो इंडिया में एक ऐसा स्टील प्लांट लगाएं जो देश की हर बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। इसके लिए उन्होंने जमशेदपुर में स्टील प्लांट बनाने के बारे में सोचा, जो बाद में टाटा स्टील के नाम से जाना गया। टाटा स्टील का एस्टेब्लिशमेंट 1907 में हुआ था और तब से ही ये वर्ल्ड क्लास स्टील प्रोडक्शन के लिए फेमस है। दूसरा है टाटा पावर। जमशेदजी टाटा ने अपने सपने को आगे बढ़ाते हुए टाटा पावर के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में सोचा। ये कंपनी इंडिया में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनने के लिए जाना गया। उन्होंने अपने थॉट्स को रियलाइज करने के लिए काफी मेहनत की और ये प्रोजेक्ट भी आखिरकार सक्सेसफुल रहा। टाटा पावर आज भी इंडिया का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट एनर्जी कंपनीज में से एक है। तीसरा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। जमशेदजी टाटा का एक और इम्पोर्टेंट थॉट प्रोसेस था कि इंडिया में एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाए। इसके लिए उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को एस्टेब्लिश करने के बारे में सोचा, जो आज भी सोशल वर्क और पब्लिक पॉलिसी के फील्ड में अपनी अलग पहचान बना चुका है। चौथा है टाटा मोटर्स। 1945 में टाटा मोटर्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जो पहले टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड यानी कि टेल्को के नाम से जाना जाता था। और उसका मकसद था कि इंडिया में एक ऐसा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो जो देश की नीड्स को पूरा कर सके। ये कंपनी आज ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे डोरबजी टाटा ने 1904 में अपने पिता के निधन के बाद टाटा ग्रुप को संभाला। डोरबजी टाटा पहले से बिजनेस माइंडेड थे, जिन्हें अपने पिता के सपनों को रियलिटी में बदलने का जुनून था। उनके लीडरशिप में टाटा स्टील का एस्टेब्लिशमेंट 1907 में जमशेदपुर में हुआ था। डोरबजी टाटा ने टाटा की बिजनेस को आगे बढ़ाने के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ किया, जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसे कि अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है, बेंगलोर में लोकेटेड, इसका भी एस्टेब्लिशमेंट किया था। टाटा ग्रुप के अगले सक्सेसर थे जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जिसे सब JRD टाटा के नाम से जानते हैं। JRD टाटा ने 1938 में टाटा ग्रुप को संभाला और उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने नए शहरों और फील्ड्स में अपना इम्पैक्ट बढ़ाया। JRD टाटा सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर ही नहीं बल्कि एक विजनरी भी थे। उन्होंने टाटा एयरलाइंस की एस्टेब्लिशमेंट की, जो बाद में एयर इंडिया बन गया और इंडिया के एविएशन इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लेकर आए। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जैसे सोसाइटी के फेवर में कंट्रीब्यूट करने वाले इंस्टीट्यूशंस की भी एस्टेब्लिशमेंट की। उनका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था टाटा स्टील प्लांट में नए टेक्निक और एम्प्लॉयज के लिए बेहतरीन फैसिलिटीज देना। उनका मानना था कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट को सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए। JRD टाटा के बाद लीडरशिप दी गई रतन टाटा जी को, जो एक अलग सोच और बोल्ड आइडियाज के लिए जाने जाते हैं। रतन टाटा ने 1991 में टाटा ग्रुप को संभाला और उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई।
रतन टाटा का एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट था टाटा नैनो, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। इसका मोटिव था कि आम आदमी भी कार खरीद सके। हालांकि इस प्रोजेक्ट को कई सारे चैलेंजेस का सामना फेस करना पड़ा, लेकिन इसका इंटेंशन था कि इंडिया के लोगों के लिए कुछ अलग और फाइनेंशियली यूजफुल बनाना। रतन टाटा ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को भी दुनिया के टॉप आईटी कंपनीज में शामिल किया। उन्होंने टाटा ग्रुप को ग्लोबल लेवल पर लाकर नए नए बिजनेस फील्ड्स में भी एक्सपेंशन किया। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा चुके थे और उसी बीच 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का डेथ हुआ एट द एज ऑफ 86 ईयर्स और इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और उस दिन पूरे देश को ऐसा लगा जैसे अपने फैमिली के थे रतन टाटा, जिन्हें हम सब खो दिए। जे.आर.डी. टाटा से लेकर रतन टाटा तक लीडरशिप ट्रांजिशंस को ग्रेस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ संभाला गया। टाटा ग्रुप ने स्टील, आईटी, हॉस्पिटैलिटी और ऑटोमोबाइल्स जैसे कई फील्ड्स में डाइवर्सिफिकेशन किया, पर हमेशा अपने कोर वैल्यूज को फॉलो किया। टाटा ग्रुप सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो लीडरशिप, वैल्यूज और विजन के साथ पूरे दुनिया को इंस्पायर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट वीडियो ये देखें।